बच्चों को फिजिक्स से इतना ज़्यादा नफरत नहीं होती जितनी फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स यूज़ हो रही है उससे नफरत होती है। मैथ्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। मैथ्स इज़ अ लैंग्वेज जो नेचर हमसे कम्युनिकेट करने के अंदर यूज़ करती है। खैर, मैं यहाँ पर मैथ्स की तरफ नहीं हूँ, मैं जस्ट केवल और केवल आप बच्चों का डर दूर करना चाहता हूँ मैथ्स के प्रति। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम उतनी मैथ्स सीखने की कोशिश करेंगे जो हमें फिजिक्स को पढ़ने के अंदर सहायता प्रोवाइड करेगी, बस। ठीक है। और जब आप मेरे साथ साथ इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करोगे तो आपका मैथ्स का डर भी दूर खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको कम से कम फिजिक्स के अंदर तो मैथ्स को लेके कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी, राइट। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन फिजिक्स की। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ी है, बट फिजिक्स के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो शुरुआत है, मतलब ये इसका जो पिलर है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। अब एंगल होता क्या है आपसे कोई पूछे तो जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, उस पॉइंट के ऊपर एक एंगल बनाती है। जैसे सपोज करो आपने एक स्ट्रेट लाइन ये ली और एक स्ट्रेट लाइन आपने ये वाली ली, राइट। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर ये क्या बनाती है, एंगल बनाती है। अब एंगल है क्या चीज, एंगल बेसिकली ये है जो कि इन दोनों लाइंस की वजह से बना है। ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, यहां से एक डिस्टेंस अपनी तरफ से ले लो। जैसे आपने बोला सर यहां से लेके यहां तक की मैं डिस्टेंस ले लेता हूं और इस डिस्टेंस का आर्क जो है वो आपको ड्रॉ करना है। तो आपने कंपास की मदद से यहाँ पर एक क्या ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दिया। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि आर्क जो है वो बेसिकली एक सर्कल का पार्ट होता है और सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है, उसको अपन रेडियस भी बोलते हैं। तो एक तरीके से ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, आर्क हो गया। अब आप बोलोगे सर नहीं, मैं तो इतनी कम डिस्टेंस नहीं लूंगा, मैं तो ज़्यादा डिस्टेंस लूंगा। तो कोई हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ले ले और फिर यहाँ से आर्क को ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है। तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चों को जब मैं पूछता हूँ कि बताओ ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है, तो बच्चे फिर से बोलते हैं कि सर हमें तो ये वाला एंगल बड़ा लग रहा है साइज के अंदर, लेकिन एंगल सेम है। आपने जस्ट केवल और केवल क्या करा है, रेडियस बढ़ा दी और उसी के प्रोपोर्शन के अंदर क्या बढ़ गया, आर्क बढ़ गया। इस बात को ढंग से समझो, रेडियस बढ़ा दी और उसी प्रोपोर्शन के अंदर क्या बढ़ गया, आर्क बढ़ गया। यानी कि आप जितनी ज्यादा रेडियस बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आर्क लेंथ आपको मिलेगी। तो ये जो प्रोपोर्शन है रेडियस और आर्क का, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसको नॉर्मली थीटा से मेजर किया जाता है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगल थीटा इज डिफाइंड एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। बहुत ही आसान है। अब तो हमें कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, राइट। तो इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ को नॉर्मली एस लिखा जाता है और रेडियस को नॉर्मली आर लिखा जाता है। इसकी जो एसआई यूनिट है, राइट, इसकी जो एसआई यूनिट है जो हमने डेफिनेशन बनाई है, इसके अकॉर्डिंग जो इसकी एसआई यूनिट है वो कहलाती है रेडियंस। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन आप बोलोगे सर अभी तक जो छोटी क्लासेस के अंदर हमने एंगल को मेजर किया है वो तो हमने हमेशा डिग्रीज के अंदर मेंशन किया है या फिर मिनट्स के अंदर मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल को डिग्रीज से रेडियंस के अंदर और रेडियंस से डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना सीख लेते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए, राइट। तो आपको जस्ट केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप, ठीक है, आपको x डिग्रीज एंगल दिया जाए, ठीक है, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो आप बेसिकली क्या करोगे, इस x को मल्टीप्लाई कर दोगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 से, और ऑटोमेटिकली आपको एंगल किसके अंदर मिल जाएगा, रेडियंस के अंदर मिल जाएगा। ये कहाँ से आया, तो ये बेसिकली आया है कि जब हमारा एंगल 180 डिग्री होता है तो हमारी जो आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाती है, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाती है।
और सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो हमारी आर्क लेंथ हो जाती है पाई आर और रेडियस आर है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई। तो हमने देखा कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल, राइट। या पाई रेडियंस जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो वहीं से फिर हमने ये रिलेशन निकाला है, ठीक है। जैसे सपोज करो अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको एग्जांपल्स में दिखाता हूँ और फिर उसके आसानी से, उसके बेसिस पे आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। तो जैसे सपोज करो हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर, तो मैंने क्या बताया, 60 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। अगर आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो आप 30 को मल्टीप्लाई कर दो पाई डिवाइडेड बाय 180 से। 30 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका एंगल आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियंस, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री, ये तो सिंपली 0 को पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। तो डिग्रीज के अंदर लिखो या रेडियंस के अंदर लिखो, 0 जो है वो 0 ही रहता है, राइट। फिर उसके बाद में आप 45 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हो, तो 45 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 4 रेडियंस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री को आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 90 को पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियंस। तो इस तरीके से आप जब भी कोई एंगल आपको डिग्रीज के अंदर दिया हुआ हो उसको आसानी से किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमें सपोज करो रेडियंस से डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो भी अपन एक बहुत ही आसान सा कन्वर्जन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमें एंगल सपोज करो x रेडियंस के अंदर दिया हुआ है और हम इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम सिंपली इस x को उल्टे से मतलब 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एंगल किस में आ जाएगा, डिग्रीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे सपोज करो आपसे किसी ने कहा कि इसको 2 पाई बाय 3 रेडियंस इसको डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करो, तो आपको सुभाष सर का फॉर्मूला याद आ जाएगा कि 2 पाई बाय 3 को उठा के किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिवाइडेड बाय पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 60 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वो 2 पाई बाय 3 रेडियंस के इक्वल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 3 पाई बाय 4 रेडियंस जो है वो कितने डिग्रीज के इक्वल होता है, तो आप सिंपली 3 पाई बाय 4 को उठाओगे और 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई चला जाएगा, 4 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा 45 टाइम्स और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अगर आपको सपोज करो 5 पाई बाय 6 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप 5 पाई बाय 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई चला जाएगा, ये 6 से 30 टाइम्स चला जाएगा और ये आ जाएगा 150 डिग्री। और ये तो अपनों को याद रखना ही है वैसे भी कि पाई रेडियंस जो होता है उसका मतलब 180 डिग्री होता है, बट हमारे कन्वर्जन फॉर्मूला से भी आ जाएगा। पाई उठाया, इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम हमारे एंगल्स को अगर डिग्रीज में दिया हुआ है तो रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर रेडियंस में दिया हुआ है एंगल तो डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद हो तो मैंने पैरेलैक्स मेथड वाले वीडियो के अंदर ये कन्वर्जन का उपयोग किया था, कन्वर्जन को यूज किया था, राइट। खैर अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबसे ज़्यादा डरते हुए देखा है मैंने स्टूडेंट्स को इन रेशियोज से, ठीक है ना। और ये जो डर है ये बेसिकली 9th-10th क्लास से ही आ जाता है, जब पहली बार इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इनका मकसद नहीं बताया जाता, वहाँ पर केवल और केवल इनके ऊपर सवाल करने सिखाए जाते हैं। तो आज अपन डिटेल के अंदर देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अपनों को ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये
राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के लिए ही डिफाइन होते हैं। मतलब वैसे तो किसी भी एंगल के लिए डिफाइन करते हैं, बट इनका जो ओरिजिन है वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल से आया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, राइट। अब एक ट्रायंगल के अंदर एक से ज़्यादा एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हो सकते, दो 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपको दो एंगल 90 डिग्री कर दोगे आप, तो तीसरे के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। तो एक ट्रायंगल के अंदर एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, इसीलिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये एक बहुत ही खास ट्रायंगल बन जाता है हमारे लिए। इसके अंदर जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे ये हमेशा एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होंगे। और इन्हीं एंगल्स के लिए सबसे पहले आप ट्रायंगल की साइड्स को डिफाइन करते हो। इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स दिखाई दे रही है आपको। एक तो बहुत ही खास है जो कि 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड है। ये इस ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत आसानी से पहचानने में आ जाएगी कि हाँ यार ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेनस है। अब कौन सी वाली साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी वाली साइड बेस है? क्योंकि ये तो दोनों एक जैसी लग रही है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही है मिलके, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के लिए साइड्स डिफाइन कर रहे हो। अगर आप इस एंगल की बात करते हो तो इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इसके जस्ट नीचे वाली साइड बेस बन जाएगी। और अगर आप इस वाले एंगल के लिए बात करते तो इसके सामने वाली साइड बनती परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाली साइड बनती परपेंडिकुलर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। तो अगर सपोज करो इस एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने हो तो अपन प्राइमरीली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। पहला कहलाता है साइन ऑफ थीटा, मतलब इस थीटा के लिए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, राइट, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। ऐसे कॉस ऑफ थीटा होता है बेस टू द हाइपोटेनस और टेन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसका जो इनवर्स है वो कॉसेक कहलाता है, यानी कि h अपॉन p। इसका इनवर्स कहलाता है सेक ऑफ थीटा, यानी कि h अपॉन b। और इसका इनवर्स कहलाता है कॉट ऑफ थीटा, यानी कि b अपॉन p। इस ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। परपेंडिकुलर और बेस जो होंगी वो हमेशा हाइपोटेनस से छोटी ही होंगी। इसका मतलब है हमारे साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 मिलेगी, हमेशा लेस देन 1 मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप याद ही रखना चाहो तो -1 से बड़ी और +1 के बीच में होगी, 1 से छोटी होगी, ये -1 से छोटी होगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या? ठीक है, मतलब इनमें इन साइड्स में से कोई साइड्स नेगेटिव भी हो सकती है क्या? ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए, राइट। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसी तरीके से कॉस थीटा जो होगा ना वो भी हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा। और अगर ये 1 से छोटा है तो ये डेफिनेटली 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा होगा। ऐसे ये भी 1 से या तो बड़ा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, या -1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। ये जो रेशियोज है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। मतलब ये 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी और 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बट फिलहाल के लिए हमें कम से कम इतना समझ में आ गया कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और ASTC एक रूल हमने बनाया है, मतलब हमने, ठीक है, याद रखने के लिए चीज़ों को। तो वो रूल क्या होता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि क्या परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम जो भी 2 स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एंगल बनाएगी, वो हम बेसिकली इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड का जो स्पेस है इसको हम 4 फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक लाइन ये खींची जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ओवरऑल ये एक्स एक्सिस है। और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाई एक्सिस होता है,
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। और ये 4 पार्ट्स हमें मिलते हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स जो है ना, बेसिकली उसका मतलब होता है 1/4 ऑफ समथिंग। तो 1/4 ऑफ दिस स्पेस, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, राइट। अच्छा, इनकी नंबरिंग कैसे करी जाती है? तो वहां पर हम यूज करते हैं एंगल। अब एंगल जो होता है ना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। मतलब ये जो लाइन है, अब इसके साथ यहाँ पर एक लाइन हो सकती है, यहाँ पे एक लाइन हो सकती है, यहाँ पे एक लाइन हो सकती है, इधर एक लाइन हो सकती है, ठीक है, ताकि वो दोनों इंटरसेक्ट करे और एंगल बनाए। तो एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर के अंदर मेजर करते हैं। तो क्वाड्रेंट्स की नंबर भी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर के अंदर ही करी जाती है। जैसे ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो नेगेटिव हो सकता है क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो मान लो हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी और हमारा एंगल जो है θ1 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। अब ये तो हमारा एंगल हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें तब दिखाई देंगे जब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो, नोटिस करो, इसका जो परपेंडिकुलर होगा और इसका जो बेस होगा, ये तो अब समझ में आ गया ना कि कौन सी वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी वाली साइड बेस होगी। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और इस एंगल के लिए ये हो गया बेस। तो नोटिस करो, इसका जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और इसका जो बेस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। यानी कि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है। याद रखना, हाइपोटेनस जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम बात करते हैं केवल और केवल परपेंडिकुलर और बेस की। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, ठीक है, बेस भी पॉजिटिव है, ठीक है। और क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिखने की बजाय पॉजिटिव लिख देता हूं ताकि आप बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप कोई सा भी एंगल ले लो, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। 0 और 90 को भी अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही शामिल कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। चलो, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं, हमारी एक लाइन तो पॉजिटिव एक्सिस है ही है, दूसरी लाइन मैं ड्रॉ करता हूं जो कि एंगल बनाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आपको फोकस बनाए रखना है ना। तो ये हमारी सेकंड वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब जो हमारा एंगल है वो बेसिकली कौन सा है, ये वाला एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसको हमने नाम दे दिया θ2। अब हमें सबसे पहले राइट एंगल्ड ट्रायंगल बताना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बताने का तो हमारे पास में एक ही उपाय है कि हम यहाँ से क्या कर दें, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने जो एंगल लिया है वो तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। यही तो बोलोगे ना आप मेरे को कि सर आपने जो एंगल लिया है वो तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इस एंगल के लिए जैसे तैसे हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है उसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो तो अभी भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ध्यान दो, परपेंडिकुलर अभी भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही है, बट जो बेस है वो अब की बार कहाँ चला गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला गया। तो इस वाले केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होगा बट बेस जो है वो
नेगेटिव हो जाएगा और हाइपोटेनस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो देखो बेस के नेगेटिव होने की वजह से जिन जिन रेशियोज के अंदर आपको बेस दिखाई दे रहा है ना वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो बेस दिखाई दे रहा है, नीचे हाइपोटेनस है, एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसी तरीके से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो हम देख रहे हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन एंड इट्स इनवर्स। इसका इनवर्स कौन है, इसका इनवर्स कौन है साइन का, कॉसेक। तो ये तो हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए वो हमारे क्या हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसी को यूज करके आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चले जाओ। तो मैं अब डायग्राम नहीं बना रहा, बट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो जाएगा और बेस भी नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड के अंदर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, ठीक है। और हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा, नेगेटिव से नेगेटिव का रेशियो लेते हो तो वो वापस से क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि इंटरेस्टिंगली हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा आपकी बार पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारे रेशियोज जो है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेन एंड इट्स इनवर्स, ठीक है। ये तो हो जाएगा पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल जो है वो हो जाएंगे नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर तो होता है नेगेटिव, बेस आपकी बार वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अब की बार हमारे बेस को इन्वॉल्व करने वाले जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करने वाले रेशियोज, ठीक है। बेस को इन्वॉल्व करने वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और परपेंडिकुलर वाले नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। ये दोनों आपकी बार क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉस एंड इट्स इनवर्स ये तो होंगे पॉजिटिव और रेस्ट ऑल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और इसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, थर्ड के अंदर टेन और इसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ के अंदर कॉस और इसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ही शॉर्ट के अंदर याद रख सकते हैं। और कैसे याद रखेंगे, जो हमने ये लिखा है ना इसका हम फर्स्ट लेटर उठा लेंगे, यहाँ से ए उठा लेंगे, यहाँ से एस उठा लेंगे, यहाँ से टी उठा लेंगे और यहाँ से सी उठा लेंगे। तो हमारा रूल बनेगा ए एस टी सी रूल। इसी को हम क्या बोलते हैं, ASTC रूल बोलते हैं। कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये हमने बनाया है याद रखने के लिए, राइट। और इस ASTC इस ऑर्डर को भी आप कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए एक निमोनिक हमने बना रखा है। जैसे इसको अपन बोलते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आप भी अपना कुछ बना सकते हो, ठीक है, आप अपना कुछ बना सकते हो यहाँ पे, और स्कूल टू कॉलेज की जगह कुछ और आप बना सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ये ऑर्डर जो है ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन एंड इट्स इनवर्स विल बी पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन एंड इट्स इनवर्स विल बी पॉजिटिव, एंड फोर्थ के अंदर कॉस एंड इट्स इनवर्स विल बी पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये क्वाड्रेंट और ASTC रूल अच्छे से समझ में आ गया तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए चुटकियों के क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे मैंने पूछा है कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैंने पूछा है कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर मैंने एंगल नेगेटिव डाल दिया, ध्यान दो, एंगल नेगेटिव डाल दिया। तो मैंने बताया था अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। अब एंगल कितना बड़ा है वो हमें नहीं पता, तो हम तो मान लेते हैं कि छोटा एंगल है। छोटा एंगल है और नेगेटिव है, इसका मतलब हम क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम कहाँ पर होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, होंगे नहीं होंगे।
और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होंगे तो अब हमें पता है कि ASTC रूल के अकॉर्डिंग केवल और केवल कॉस और इसका इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, नेगेटिव हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो इसी वजह से साइन ऑफ नेगेटिव थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगी। ध्यान दो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है इसलिए ये स्टिल क्या रहा, पॉजिटिव रहा। ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टेन थीटा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ सेक थीटा। कॉस और इसका इन्वर्स पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। यहीं से आपको पता चलता है कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर, ये सब फंक्शंस है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली कुछ इनपुट डाल रहे हो और ये आपको कुछ आउटपुट दे रहा है। आप थीटा की वैल्यू डालोगे और ये आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट होगा उसकी वैल्यू जो भी होगी वो आपको दे देगा, राइट। तो कॉस के अंदर आप प्लस थीटा डालते तो भी वो कॉस थीटा होता है, और कॉस के अंदर आप नेगेटिव थीटा डाल रहे हो तो भी वो कॉस थीटा ही है। मतलब आप एंगल पॉजिटिव डाल रहे हो या नेगेटिव डाल रहे हो, कॉस के ऊपर और सेक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको इवन फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इवन फंक्शंस बोलते हैं। तो कॉस और सेक ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इवन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वैल्यूज 2, 4, 6 ऐसी देंगे। इवन का मतलब है इनके अंदर आप पॉजिटिव एंगल डालो या नेगेटिव एंगल डालो, इनकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसका मतलब है आप एंगल पॉजिटिव डालोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, अगर उतना ही एंगल आप नेगेटिव डालोगे तो आपको वैल्यू तो सेम मिलेगी बट वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमें सबसे पहले समझ में आ गया इस क्वाड्रेटिक रूल के बेसिस पर। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ एंगल्स के लिए आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं उनको याद करने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये इतने फ्रीक्वेंटली फिजिक्स के अंदर काम आते हैं कि आपको इनको तुरंत रिकॉल करना चाहिए, राइट। अच्छा, मैंने फिर से बताया आपको रटना नहीं है, आपको एक बार के लिए बस ये टेबल बनाना सीखना है और फिर इसको बार बार जब भी आपका मन करे, खाली टाइम हो, इस टेबल को बार बार बनाने की कोशिश करना। आपको विद इन 3 to 4 टाइम्स ये बहुत ही अच्छे से रिकॉल होने लग जाएंगे, राइट। तो हम बेसिकली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन एंगल्स के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जानना चाहते हैं। रेडियंस के अंदर लिखें तो 0 तो 0 ही रहेगा, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन और π/2 रेडियंस, इनकी हम वैल्यूज याद रखना चाहते हैं। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, वो तरीका पहले देख लो, फिर उसके बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो 0 से अपन गिनती स्टार्ट करते हैं। तो हम 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। क्योंकि हमारी गिनती 4 तक गई है, ठीक है, तो इन सबको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट केवल अपन एक तरीका बना रहे हैं इनको याद रखने का। पता चले आप मेरे से पूछने लग जाओगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, जस्ट केवल याद रखने के लिए, राइट। ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया और ये 4/4 हो गया। और अब हम क्या कर देते हैं, इनकी सबकी रूट वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका भी रूट और इसका भी। तो देखो 0 डिवाइडेड बाय 4 तो खुद 0 होता है, तो 0 का अंडर रूट भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1/2। 2/4 यानी कि 1/2, और 1/2 का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 होता है, 2 का वैसे 1.41 होता है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम √2 लिख देते हैं। जब कैलकुलेशन करनी होगी तब अपन इसको लिख देंगे। ऐसे 3 का जो रूट होता है वो तो 1.732 होता है, बट हम अभी उसे √3 लिख देते हैं। और 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, ये बाहर आ जाएगा। और 4/4 होता है 1, और 1 का रूट भी कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आप नोटिस कर रहे हो साइन की जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रही है 90 डिग्री तक जैसे जैसे अपन जा रहे हैं। अब कॉस की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अपन जस्ट केवल क्या कर देंगे, इसको उल्टे ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। वहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं,
फिर √3/2 था तो उसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं, फिर ये इसी के नीचे आ जाएगा, फिर ये 1/2 और फिर ये 0। ठीक है। अब जो ये tan थीटा होता है, तो मैंने बताया था tan थीटा होता है बेसिकली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। sin थीटा क्या होता था? sin थीटा होता था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और cos थीटा हुआ करता था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, sin थीटा को cos थीटा से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा p/b। अरे ये p/b तो खुद किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा को हमें नए सिरे से निकालने की जरूरत नहीं है, हम बेसिकली जो sin थीटा और cos थीटा निकाल चुके हैं उनको हम आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इधर 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। 1/2 से √3/2 को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करोगे तो बचेगा 1, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। √3/2 से 1/2 को डिवाइड करोगे तो बचेगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर आता है एक बहुत ही बड़ा नंबर जिसको अपन बोलते हैं इन्फिनिटी। और cot थीटा की अगर वैल्यू हमें पता करनी हो तो जैसे sin के बाद में cos करी थी वैसे tan के बाद में cot की हो जाएगी, हम इसको उल्टे ऑर्डर के अंदर लिख देंगे। ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 0। sec थीटा, हमें पता है sec थीटा cos का इन्वर्स होता है, तो अपन ये जो cos की वैल्यूज़ हैं इनकी सबकी टांगे ऊपर और खोपड़ी नीचे कर देंगे तो हमें sec की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, तो उसका उल्टा करोगे तो भी 1 ही आएगा, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा करोगे तो 2, और 0 का उल्टा करोगे, अभी तो ये 0/1 है, अगर 1/0 करोगे तो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। और cosec थीटा की अगर अपन बात करें तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 है, 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, या फिर तरीका वही लगा सकते हो आप, इसको उल्टे ऑर्डर के अंदर लिख दो, तो इन्फिनिटी यहाँ पर, 2 यहाँ पर, √2 यहाँ पर, 2/√3 इधर और 1 इधर। तो इस तरीके से हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाती है। हम कम से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट के इन एंगल्स की वैल्यूज़ को तो ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होती रहती है। 2 एंगल्स और हैं, उनको भी आपको याद रख लेना है और उनको आपको इस ट्रायंगल के ज़रिए याद रखना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस है 5, ठीक है, ये है 4 और ये है 3। मेरे को कैसे पता कि ये 5 और ये 4 होंगे तो ये 3 होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। ये 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे ना तो 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि डेफिनेटली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। अब देखना, ध्यान रखना, जो 5 और 3 से जो रेशियो बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो होता है 53 डिग्री। ये याद रखने का तरीका है, 5 और 3 से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 53 डिग्री। ये तो 90 होगा ही होगा, तो ये जो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल्स के लिए भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें ध्यान में रख लेना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इस 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर तो हो जाएगा ये, यानी कि 3 और हाइपोटेनस 5। अगर cos 37 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो 37 के लिए बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस तो 5 है ही, ठीक है। अगर आपसे कोई साइन 53 डिग्री की वैल्यू पूछे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, हाइपोटेनस हो जाएगा 5। ऐसे कोई आपसे cos 53 की वैल्यू पूछे तो 53 के लिए बेस है 3 और ये हो जाएगा 5। अगर आपसे कोई tan 37 की वैल्यू पूछे तो बेसिकली आप क्या करो, sin 37 को cos 37 से डिवाइड कर दो, या फिर ये 37 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 3/4। और अगर आपसे कोई tan 53 डिग्री की वैल्यू पूछे तो 53 के लिए परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। इसी तरीके से आप cot 37 और 53, sec 37 और 53 और cosec 37 और cosec 53 की वैल्यू फाइंड आउट
कर सकते हो। तो ये तो हमारे फिंगर्स पर होनी चाहिए, हमें तुरंत रिकॉल करना है इन्हें तो, क्योंकि ये हमारे बार बार काम आते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो हमें केवल और केवल 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू याद करवाई है और क्वेश्चन आप दे रहे हो हमें ये वाले। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उन्हीं के बेसिस पे आप इन सारे एंगल्स के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, जो कि 90 से बड़े हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, राइट। तो ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन दिया है तो इनका आंसर निकालना भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 रूल्स को और अच्छे से समझना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको फोकस जो है वो आपका इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो पहला रूल हमें ये कहता है, मैंने साइन का एग्जाम्पल लेके बताया, बट रूल अच्छे से समझो। रूल ये कहता है कि एंगल को अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, अगर रेडियंस के अंदर लिख रहे हो, डिग्रीज के अंदर लिख रहे हो तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस सम एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है, 30 होगा, 45 होगा, ठीक है, 37 होगा, 53 होगा। तो अगर आप एंगल को ओवरऑल इस तरीके से लिख सकते हो तो आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 डिग्री होने पर आपका जो रेशियो है ना वो चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में और कॉट चेंज हो जाता है टेन में, ठीक है। सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक के अंदर। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब तो ये एक्यूट एंगल है ना, इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। अब रही बात यहाँ पर लड़ाई प्लस और माइनस की, कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसका डिसीजन हम लेंगे हमारे ASTC रूल के अकॉर्डिंग कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, और जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर है उसके अंदर ये वाला रेशियो, ध्यान रखना ये नहीं, ये वाला रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो देखो ये हमारी फॉर्म मिल रही है हमें, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे 1 है भाई, 90 से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो 1 मान सकते हो ना, 1 ऑड नंबर है। तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, प्लस हमारा एक्यूट एंगल जिसके वैल्यू हमें पता है, तो हमने लिख लिया। तो मैंने रूल बताया था कि साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लड़ाई है प्लस या माइनस की, तो मैंने बताया था इसका डिसीजन हम निकालेंगे कि ASTC रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो रेशियो है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ होता है ना। इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट्स चलते हैं। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल कहता था कि S यानी कि साइन और इसका इनवर्स ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है। अब तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ही सकते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब आप ये मेरे साथ साथ ट्राई करो। cos 135 हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हमारा ये वाला फॉर्म मिल गया हमें। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। अब ASTC रूल के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। बहुत फास्ट हो जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाओगे, राइट। और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पन्ने भरा दिए जाते हैं। मैं आपको केवल और केवल समेट के दे रहा हूँ 2 रूल्स, ठीक है ना। इनको अच्छे से सीख लो। tan 150 डिग्री, इसको अपन लिख सकते हैं tan 190 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस आएगा या माइनस आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो माइनस cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो आ जाएगा -1/√3। तो इस तरीके से हम
सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स हैं इस तरीके के, उनकी तो सबकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और रूल देखते हैं, ठीक है ना। ये रूल कहता है कि अगर, अगेन मैंने एग्जांपल साइन का लिया है बट सबके लिए होगा ये रूल, है ना। अगर आप एंगल को मल्टीपल ऑफ पाई अगर रेडियन के अंदर लिखते हो तो, या मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस सम एक्यूट एंगल इस फॉर्म में लिख रहे हो, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, राइट। और प्लस और माइनस का जो डिसीजन है वो हम किसके बेसिस पे लेते हैं, ASTC रूल के बेसिस पे लेते हैं। तो बस ये दो रूल ध्यान रखने हैं। अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, और अगर 180 डिग्री का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रहते हैं, राइट। अब देखो हम इसको करते हैं। साइन 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो हमारी इस फॉर्म में आ गया, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, तो ये रह जाएगा साइन 30 डिग्री। प्लस आएगा या माइनस आएगा, 210 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और उसके इन्वर्स के अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए नेगेटिव साइन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कॉस 225, तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री, और क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। tan 240 डिग्री, तो इसको अपन लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर सिंबल कौन सा लेंगे अपन, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +√3। अब तो अपन फटाफट कर सकते हैं, इसको अपन लिखते हैं। अब जैसे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इसी फॉर्म में लिखो, आप सेम एंगल को किसी अलग तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे देखो 300 है, तो इस 300 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसका मतलब साइन 3 टाइम्स 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 270 डिग्री को ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला फॉर्म बन रहा है, ये वाला फॉर्म बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और क्योंकि अपन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसी को, ठीक है, साइन 300 को ही आप चाहो तो कैसे लिख सकते थे, साइन 300 को ही आप चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, साइन 360 माइनस 60 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब होता है साइन ट्वाइस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आपकी बार किस फॉर्म के अंदर आ गया, ये इस फॉर्म के अंदर आ गया, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री दिखाई दे रहा है और प्लस माइनस एक्यूट एंगल है ही, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहना चाहिए, तो ये रह जाएगा साइन 60 डिग्री। और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो नेगेटिव, और नेगेटिव ऑफ साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, -√3/2 होती है। तो आप इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, रूल्स जो हैं उनको ढंग से फॉलो करो, आपकी वैल्यू हमेशा सही निकल के आएगी, ठीक है। तो cos 315 को अपन चाहें तो लिख सकते हैं cos 360 डिग्री -45 डिग्री, ठीक है। शॉर्ट में निपटा दूं, 360 का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ 180, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म है, तो इसको अपन लिखेंगे cos ऑफ 45 डिग्री, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1/√2। cot 330, तो इसको अपन लिख सकते हैं cot 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 270 का मतलब हो गया
3 टाइम्स 90, यानी कि ये वाली फॉर्म है जानबूझ के, ठीक है, मैं बस खेल रहा हूँ इनके साथ, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा tan 60, कॉट बन जाएगा 10, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan और कॉट नेगेटिव होते हैं तो ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव tan 60 इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3। तो अब आपके पास में इतने पावरफुल रूल्स आ चुके हैं कि आप जिस एंगल की वैल्यू चाहो उस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब बिल्कुल लास्ट में अपन बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटी का मतलब है जो किसी भी गिवन वैल्यू के लिए एप्लीकेबल हो, राइट। तो आपने बहुत ही छोटी क्लासेस के अंदर ये 3 आइडेंटिटीज तो पढ़ी रखी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, ठीक है, और आपको ये सबको याद भी होगा। ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब उसके आगे हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है और उनका मकसद क्या है। देखो ये ध्यान आपको तभी रहेगी जब आप इनका एप्लीकेशन सीखोगे। तो सबसे पहले हमें एडिशन वाली आइडेंटिटी याद रखनी है कि 2 एंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों एंगल्स का अलग अलग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा जाता तो हम बता सकते थे, बट इन दोनों को मिला के जो एंगल बन रहा है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें नहीं आता। तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व कर लेते हैं, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी में। अब हमें ए और बी के इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है ना, तो इसका हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कॉस के लिए भी है कि कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे tan a प्लस बी जो होता है वो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b के इक्वल हो जाता है। आप कॉट के लिए भी निकाल सकते हो, बट कम से कम ये 3 तो आप ध्यान रख ही लो, राइट। डिफरेंस भी ध्यान रख लो, साइन a माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इधर प्लस आ रहा था, इधर माइनस आ गया। कॉस a माइनस बी क्या होगा, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। यहाँ पर प्लस पे माइनस आता है और माइनस पे प्लस आता है, ठीक है। और tan a माइनस बी किसके इक्वल होता है, tan a माइनस tan b, तो ऊपर प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया, और 1 प्लस tan a tan b, यहाँ पे माइनस था यहाँ पर प्लस आ गया। तो आप जैसे प्लस की जगह माइनस रख दोगे तो जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो आपको कुल मिला के ये 3 ही ध्यान रखनी है, ये 3 आप ऑटोमेटिकली ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इनका एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो आपको कोई कहे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे यार ये एंगल 90 से तो छोटा है, बट ये हमारी उस टेबल का हिस्सा नहीं है जो सर ने हमें याद करवाई थी। लेकिन फिर तुम्हें ये आइडेंटिटी आती है, तुम बोलोगे कि यार इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तुम्हें 45 की वैल्यू आती है, 30 की वैल्यू आती है, तो अलग अलग रिजॉल्व कर लो। तो रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकंड एंगल, राइट। अब इनकी सबकी वैल्यू हमें पता है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज नथिंग बट 1/2। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना आप लिख सकते हो। तो आपने देखा आपको 75 डिग्री की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये आइडेंटिटी अगर आती है तो आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता कि बताओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर यार ये तो हमारे टेबल के अंदर से नहीं है, इसकी तो हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, बट आप इसको लिख सकते हो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 45 और 30 की वैल्यू आपको पता है, तो ये आप आसानी से कर लोगे। ये हो जाएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकेंड एंगल माइनस, इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल टाइम्स साइन ऑफ सेकेंड एंगल। वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगी 1/√2, ये आ जाएगी √3/2 माइनस 1/√2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो
तो ये आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 होती है, ठीक है ना। तो इनकी एप्लीकेशन हमें पता पड़ गई। हालांकि फिजिक्स में बहुत रेयरली कभी तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब भी करना पड़े तब के लिए हथियार तुम्हारे पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी जेब में आप खंगालते रह जाओ और आपको हथियार ही ना मिले, इसलिए मैं ये हथियार आपको दे रहा हूँ, राइट। फिर कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो हमारे नॉर्मली जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा काम में आती है। जैसे साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ सम एंगल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए के इक्वल होता है। ऐसे ही कॉस ऑफ ट्वाइस ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो कितना होता था? 1। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 2a के इक्वल हो जाएगा। इसके और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। इसको 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हो। केवल और केवल कॉस की फॉर्म में अगर लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो आप, राइट। अब इसको यूज करोगे तो आपको ये और कुछ फॉर्मूलाज बनते हुए दिखाई देंगे कि 1 + cos 2a डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ये कब काम में आता है? जब हम एक सिंगल पावर को, यहाँ पे पावर सिंगल है, ठीक है ना, स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या क्वाड्रेटिक टर्म को जब हम सिंगल, ठीक है, लीनियर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से 1 - cos 2a डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। tan 2a किसके इक्वल हो जाएगा? 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। इससे मुझे याद आया कि कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला tan की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। इसको लिख सकते हो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर a। ध्यान दो, अगर नीचे माइनस है तो tan 2a का फॉर्मूला बनेगा, और नीचे अगर प्लस है साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा। याद रखने के लिए है ना, होशियारी छाटने वाली चीज़ें ये फिजिक्स में काम बहुत रेयरली आएगी। ऐसे जो cos 2a है ना, इसको भी आप tan की फॉर्म में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर a। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये कभी कभार आपके फिजिक्स में काम में आ सकते हैं, कोई अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे ना उसके अंदर, अदरवाइज ये कभी काम नहीं आएंगे। बट फिर भी मैं एक एप्लीकेशन बता देता हूँ इसकी। जैसे सपोज करो हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमें ये वाली आइडेंटिटीज़ नहीं पता, हमें तो ऐसा कुछ आता है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ऑफ सम एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 - cos ऑफ ट्वाइस ऑफ दैट एंगल। तो 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं थी, बट इसके दुगने एंगल की वैल्यू तो पता है ना, 30 डिग्री की वैल्यू तो पता है, डिवाइडेड बाय 2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? √2 - √3 डिवाइडेड बाय 2। 2 - √3 का रूट हमें नहीं पता, तो उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं √2 - √3। जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेंगे, और 4 का जो रूट होगा उसको हमने नीचे लिख दिया, दैट इज 2। ठीक है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ने कोई ना कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि साइन 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ तो ये आ रही थी और यहाँ पर ये आ रही है, और इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो ये टास्क आप लोगों का है, आपको कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और चेक करना है कि कहीं आपके सुभाष सर आपको गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए एन्जॉयबल रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री को आसान महसूस करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोलिए। जितने ज़्यादा लोग देखोगे, जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर हम चर्चाएं करेंगे इन वीडियोस के ऊपर, उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा इस तरीके से पढ़ाने के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।